brought to you by Higher and ITIL. दिल्ली का लाल किला। उस रोज दीवारों पर शाम का सूरज अपनी आखिरी किरणें छोड़ रहा था। दिन था 19 सितंबर 1857। कभी इसी किले के अंदर शहंशाहों की शानो शौकत गूंजती थी, लेकिन आज हवा में डर और बेबसी थी। खास महल के कोने में बूढ़ा शायर बादशाह टूटी हुई आवाज में अपना कलाम पढ़ रहा था। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, किसी की बनी है आलमे नापायदार में। एक वक्त पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के लफ्ज़ थे, जो दिल्ली पर अंग्रेज़ों की कूच के बाद अपने जीवन के सबसे मुश्किल पल से गुजर रहे थे। बादशाह जफर ने आखिरी बार अपनी पसंदीदा बेगम जीनत महल और परिवार के बचे कुचे सदस्यों के साथ खाना खाया, पर यह कोई राजसी पकवान नहीं था। रात के तीसरे पहर होते ही आखिरकार एक सफ़ेद चादर ओढ़कर वो अपने वफादारों की सलाह पर किले के बाहर निकलते हैं, हमेशा के लिए। किला छोड़ने का फैसला दिल चीरने जैसा था, ये जानते हुए भी कि अगली सुबह उनकी सल्तनत का अंत लेकर आएगी। उस रात बहादुर शाह जफर ने केवल किला ही नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की मिल्कियत भी पीछे छोड़ दी, जो उन्हें पुरखों से मिली थी। इसके बाद दिल्ली के तख्त पर कभी कोई मुगल शहंशाह काबिज नहीं हुआ। तो फिर आगे ये मुगल गए कहाँ? 1857 के बाद मुगल पीढ़ी का क्या हुआ? जानेंगे इन सवालों का जवाब आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर हमला करके कब्जा जमा लिया। जफर राजा जरूर थे, लेकिन कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का था। इसके बदले उन्हें अंग्रेजों से पेंशन भी मिलती थी। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के साथ मांगने पर वो मदद को तैयार हो गए। बहरहाल कई इतिहासकार उन्हें सादा पुरकारी मानते हैं, यानी कि जो सादा हो मगर चतुर और छली भी। वो कैसे बादशाह थे, इस पर बहस हो सकती है। जफर के सेनापति बख्त खान सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बहादुर शाह जफर के बेटे खास तौर पर मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और मिर्जा अबू बकर विद्रोहियों के साथ जुड़कर उनका नेतृत्व कर रहे थे। ब्रिटिशों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। दिल्ली की घेराबंदी कड़ी कर दी गई। अंग्रेजों ने जफर की सेना को एक एक करके पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 14 सितंबर 1857 को ब्रिटिश अफसर जॉन निकोलसन ने कश्मीरी गेट पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए दिल्ली वालों पर खूब सितम किया। एक तरफ कत्लेआम हो रहा था, वहीं बादशाह के पास इसका जवाब देने के लिए कोई रणनीति नहीं थी। उन्होंने लाल किला छोड़ना ही ठीक समझा, लेकिन अब तक अंग्रेजों की फौज पूरी दिल्ली पर कब्जा जमा चुकी थी। 20 सितंबर को जफर छिपते छिपाते हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सबसे अनमोल मिल्कियत दान कर दी, एक छोटी सी डिब्बी जिसमें मुँह ए मुकद्दस यानी पैगंबर के बाल रखे हुए थे। इसके बाद बादशाह ने खाना खाया। जिस मुगल बादशाह के आगे दावतों का दस्तरखां कम पड़ जाता था, हिंदुस्तान में उसकी अंतिम दावत में शुमार थे तो बस बेसन की 2 रोटी और चटनी। इस यात्रा के बाद बादशाह को हुमायूं के मकबरे पर ले जाया गया। 1857 की क्रांति दम तोड़ चुकी थी। अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और जी तोड़ हुड़दंग मचाया। जफर महल को सैन्य छावनी में बदल दिया गया। कई शाही महलों और बगीचों को तोड़कर ब्रिटिश डिजाइन के आकार में बनाया गया। अब दीवाने खास में ब्रिटिश अफसर राउंड टेबल पर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इधर बहादुर शाह निजाम की दरगाह के बाद हुमायूं के मकबरे में चले गए, जहां वो अपने जीवन के कुछ आज़ाद पल बिता रहे थे। लेकिन ये आज़ादी उन्हें ज़्यादा दिन तक नसीब नहीं हुई। बख्त खान ने उन्हें द्वाब में जाने के लिए कहा, लेकिन उनके रिश्तेदार एहसानुल्लाह खां और इलाही बख्श ने मना कर दिया। इलाही बख्श ने तो पीठ पर छुरा घोंपते हुए विलियम हडसन को जफर का पता दे दिया। हडसन ने बिना समय गंवाए हुमायूं के मकबरे की ओर रुख करके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बहादुर शाह जफर ने सरेंडर के बदले हडसन से लाइफ गारंटी मांगी थी, जिसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल ने भी अंग्रेजों से अपने बेटे जवाब बख्त और वालिद की जान बख्शने को वादा मांगा, लेकिन ये दरियादिली बहादुर शाह जफर के 3 शहजादों
मिर्ज़ा मुगल, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा खिजीर सुल्तान के साथ नहीं दिखाई गई। अंग्रेज़ों ने इन तीनों को दिल्ली के काबुली दरवाजे पर गोली मार दी, जो अब खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तीनों शहजादों की लाश चांदनी चौक की कोतवाली पर लटकाए रखा गया था। दरअसल इन तीनों ने ही क्रांतिकारियों की अगुवाई की थी। दिल्ली में हुए गदर को लेकर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के खिलाफ लगे सभी आरोपों की सुनवाई भी की, लेकिन यहाँ चित भी उनकी थी और पट भी। भारतीय कानून जैसा तब कुछ नहीं था। अंत में देश निकाले का फैसला हुआ। जगह ढूंढी जाने लगी। पहले पेगू, जो म्यांमार का एक शहर है, इसका नाम तय हुआ, लेकिन सभी की इस बात पर सहमति नहीं बनी। कोई ऐसी जगह ढूंढी जाने लगी जो ब्रिटिश कंट्रोल में हो पर ज्यादा लोगों की पहुंच ना हो। तय हुआ कि जफर को रंगून भेजा जाएगा। लाल किले में बहादुर शाह जफर के वक्त में 3500 लोग रहते थे। इनमें कुछ पिछले मुगल बादशाहों के वंशज थे, जिन्हें सलातीन कहा जाता। बादशाह जफर के साथ रंगून जाने के दौरान इनमें से कई लोगों को इलाहाबाद में ही रोक लिया गया। जफर के कुछ बेटों को अंडमान में काला पानी की सजा सुनाई गई। रंगून उनके साथ केवल 2 ही बेटे जा पाए। कौन थे ये थे जवाब बख्त और मिर्जा शाह अब्बास। जवाब बख्त जीनत महल और जफर के बेटे थे, जबकि मिर्जा शाह अब्बास जफर की दूसरी बीवी मुबारकुन्निसा खानम के बेटे थे। रंगून में जफर को जिस जगह रखा गया था, वहां आसपास के लोगों को भी नहीं पता था कि उनके बीच आखिरी मुगल बादशाह जफर रह रहे हैं। जफर के बेटे जवाब बख्त और उनकी पत्नी जमानी बेगम भी रंगून में उनके साथ थी। अंग्रेजों ने केवल जफर की बहू जमानी बेगम को भारत आने की छूट दी थी। जमानी और उनके बच्चों को उनकी तरफ से 1947 तक पेंशन मिलती भी रही। नजरबंदी में अंतिम वक्त बिता रहे जफर ने 7 नवंबर 1862 को रंगून में आखिरी सांस ली। मरने के पहले उन्होंने मायूसी में एक शेर लिखा था कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। इसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर की पीढ़ी को आपस में मुगल शहजादे या शहजादी पुकारने से भी मना कर दिया। उन्हें दिल्ली स्टेट प्रिजनर्स नाम से बुलाने का आदेश था। जफर के पीछे उनकी कई बेगमात और दासियां थीं, जिन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए उनसे कन्नी काट ली। हालांकि कुछ उनके साथ रहीं। इधर मुगल शहजादों का जीना मुहाल था। वो जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजों ने उनकी पीढ़ी के खात्मे की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो आज भी मुगलों के हमारे बीच होने का दावा करते हैं। अहमद अली अपनी किताब ट्विलाइट इन दिल्ली में लिखते हैं, साल 1911 ब्रिटेन में प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के बाद उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। 1 साल बाद तब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने राजसी जुलूस निकाला था। इनमें लगभग सारे शहजादे और सम्राट पहुंचे थे। जब ये काफिला आगे बढ़ रहा था, तभी बहादुर शाह नाम का भिखारी अपनी बेकार हो चुकी टांगों के सहारे शाहजहानाबाद, जो अब पुरानी दिल्ली में आता है, वहां की गलियों में घिसट रहा था। ये भिखारी कौन था? उसे बहादुर शाह नाम क्यों दिया गया? दरअसल वो एक मुगल शहजादा था, जिसके भीख मांगने का जिक्र ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू में मिलता है। उसका असली नाम मिर्ज़ा नासिर उल मुल्क था। अंग्रेज़ों ने उनसे बचने के बाद उसने शाहजहानाबाद में अपनी बहन के साथ एक व्यापारी के घर में नौकरी कर ली। बाद में जब अंग्रेज़ों की सरकार बनी तो दोनों को 5 रुपये महीने की पेंशन मिलने लगी। पेंशन मिली तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में पेंशन बंद होने पर वो कर्ज में डूब गए और भीख मांगने को मजबूर हो गए। मिर्ज़ा नासिर उल मुल्क के अलावा बहादुर शाह जफर की बेटी कुरैशिया बेगम का बेटा भी शाहजहानाबाद की गलियों में भीख मांग रहा था, जिसे एक समय साहिब आलम मिर्ज़ा कमर सुल्तान बहादुर कहा जाता था। वो केवल रात में निकलता था, क्योंकि दिन में जब उसे जानने वाले देखते तो सलाम करते। उन्हें इस बात से शर्म आती थी। बादशाह जफर के एक बेटे थे, कवैश जफर। कवैश की मान और हरम की दासी थी। कवैश की बेटी सुल्ताना बानो ने ख्वाजा हसन निज़ामी से उनकी किताब में मुगलिया राज के पतन के बाद की कहानी का जिक्र किया है। सुल्ताना बानो के अनुसार महलों में रहने वाली शहजादियों के सिर से ताज हटा तो नौकरों ने भी भाव देना बंद कर दिया। किला खाली करने के बाद जफर की कई बेगमात, दासियां, बेटी पोतियों ने अपना पूरा परिवार खो दिया, तो कुछ ने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन काटा। सुल्तान बेगम ने निज़ामी को बताया कि बादशाह जफर की गिरफ्तारी के बाद वो किसी तरह हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह तक पहुंचे। बाकी मुगल लोगों ने भी वहां पनाह ले रखी थी। सब परेशान और डरे हुए थे। कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा था। गदर के समय ही महामारी फैल गई, जिसने एक मुगल शहजादी की जान ले ली। अंग्रेज सरकार ने बाद में सुल्ताना बानो की 5 रुपये महीने की पेंशन मुकर्रर कर दी।
सुल्ताना बानो के अलावा किताब में बादशाह की सबसे पसंदीदा पोती का भी जिक्र मिलता है, जो बड़े ही लाड़ प्यार में पली थी, लेकिन परिवार से अलग होने के बाद उसने दरगाह हजरत चिराग ए दिल्ली में दम तोड़ दिया। एक किस्सा जफर की बेटी कुलसुम जमानी बेगम का भी है, जो महबूबे इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की शागिर्द थी और उनके दर पर हाजिरी लगाती थी। उन्होंने निजामी को बताया वो अपने शौहर समेत एक बैलगाड़ी में बैठी और रात की रात में ही दिल्ली से निकल गई। उन्होंने कुराली गांव, जो अब हरियाणा में है, वहां पर जाकर शरण ली। यहाँ एक शख्स ने उन्हें पनाह दी। बाद में वो हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। कुलसुम जमानी अपने परिवार के साथ हैदराबाद पहुंची और कुछ समय तक वहीं रही। कुछ समय तक उनके पति ने कुरान पढ़ाकर अपना गुजारा किया, लेकिन अंग्रेज़ों की पहुंच हैदराबाद में भी बढ़ने लगी। डर के मारे वो घर में कैद होने को मजबूर हो गए। एक बार उन्होंने मक्का का सफ़र भी किया। कई साल मक्का में बिताने के बाद वो भारत लौटे और यहाँ ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए हर महीने 10 रुपये की राशि तय कर दी। बहादुर शाह जफर के बेटे जवाब बख्त के 2 बेटे हुए, मिर्ज़ा सिकंदर और बेदार बख्त। बेदार उनकी बेगम नादिर जहां से हुए थे और आधिकारिक तौर पर बहादुर शाह जफर के अंतिम वंशज माने जाते हैं। बाद में वो रंगून से भारत आए और कलकत्ता में बस गए। उन्हें ब्रिटिश सरकार और फिर केंद्र सरकार हजरत निजामुद्दीन ट्रस्ट से पेंशन मिलती थी। 22 मई 1980 में उनकी मौत हो गई। बेदार बख्त की पत्नी आज भी हावड़ा के फोरशोर रोड के पास गंगा किनारे एक मजदूर बस्ती में रहती हैं, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। कुछ सालों तक उन्होंने चाय की दुकान चलाई, लेकिन अतिक्रमण के दौरान उन्हें दुकान छोड़नी पड़ी। फिलहाल सरकार से मिल रही 6,000 रुपये की पेंशन पर वो गुजर बसर कर रही हैं। साल 2021 में उन्होंने लाल किले पर दावा ठोकते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से भी इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें यकीन है कि आज नहीं तो कल उनकी मिल्कियत उन्हें वापस मिल जाएगी। चलते चलते आपको एक दिलचस्प बात भी बताते हैं। अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों की अगुवाई करने वाले बहादुर शाह जफर के 3 बेटों को बेरहमी से मारकर उनकी लाशों को लटका दिया। उनके कई बेटे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली या मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन जफर की जान बख्श दी गई। क्यों? इस पर पोस्ट मुगल पीरियड पर रिसर्च कर रही अनुपमा तलान बताती हैं कि दरअसल अंग्रेज़ों के बीच खुद इस बात की बहस थी कि आखिर जफर को लाइफ गारंटी किसने दी, औपचारिक तौर पर यह फैसला किसने लिया, इस पर मुहर किसने लगाई, ये साफ नहीं हो पा रहा था। जब हडसन से इस बारे में पूछताछ हुई, उन्होंने जिंदगी बख्शने की बात से सरासर इनकार कर दिया। अंत में ये बात भी साफ नहीं हुई कि जफर की जान बची कैसे। जफर अपनी बाकी जिंदगी रंगून में बिताए। बाकी बचे मुगल वंशज वक्त बेवक्त भारत लौटे, लेकिन मुगलिया खानदान की वो शान और शौकत फिर कभी नहीं लौटी। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारी साथी प्रगति ने। आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों और दिलचस्प किस्सों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।